गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एसएसटी के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 9th के इस क्लास में हम लोग राजनीति विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों है पढ़ रहे हैं। लोकतंत्र में हम लोगों ने पढ़ा कि लोकतंत्र के सफलता या लोकतंत्र के विपक्ष में क्या तर्क हैं और लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या है, यानी लोकतंत्र में क्या क्या कमियां हैं और लोकतंत्र में क्या क्या अच्छाइयाँ हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। आज हम लोग पढ़ेंगे लोकतंत्र का बृहत्तर अर्थ, यानी लोकतंत्र की जो परिभाषा है वो कितनी व्यापक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। इस अध्याय में हमने लोकतंत्र की एक सीमित और विवरणात्मक शैली की चर्चा की। विवरणात्मक मतलब विवरण, जो एक सिस्टम तरीके से हम लोगों ने इसको पढ़ा, एक क्रमबद्ध तरीके से आरंभ से हमने लोकतंत्र को एक शासन के स्वरूप के तरीके से समझा। लोकतंत्र को हमने क्या समझा, एक शासन, मैंने आदमी या सरकार शासन को किस तरीके से शासन करता है, वही हम लोगों ने लोकतंत्र के बारे में समझा। जबकि लोकतंत्र एक विचारधारा भी हो सकता है। लोकतंत्र का मतलब ही है स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी, लोग अपने हिसाब से जीवन जी सके, अपने को स्वतंत्र महसूस कर सके, अभी अपने जो कह सकते हैं बोलने की, घूमने की, टहलने की जो आज़ादी है वही लोकतंत्र है, ठीक है ना। लोकतंत्र इस प्रकार हम उन न्यूनतम विशेषताओं की पहचान करता है जो लोकतंत्र की क्या है, आवश्यकता है। हमारे समय में लोकतंत्र का सर्वाधिक सामान्य जो रूप था, यानी जो सामान्य रूप में लोकतंत्र के बारे में जानते थे वो क्या था, प्रतिनिधित्व वाला लोकतंत्र, यानी लोगों का जो एक प्रतिनिधित्व होता था उसे ही हम लोग सामान्य रूप से लोकतंत्र मानते थे। प्रतिनिधित्व वाला मतलब कि जनता जो सामान्य रूप से अपने शासन के लिए, अपने चुनाव के लिए, अपने सरकार चलाने के लिए जो क्या चुनती है, एक प्रतिनिधि चुनती है। जहां हम लोकतंत्र होने की बात करते हैं वहां सारी जनता शासन नहीं चलाती, सारी जनता शासन बिल्कुल नहीं चलाती। जनता क्या करती है, जो 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके वयस्क मताधिकार हैं, वो ही सामान्य रूप से जो 5 वर्ष पे चुनाव होते हैं, उन चुनाव में एक गुप्त तरीके से चुनाव होता है, चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का आयोजित कराया जाता है। इन चुनावों के माध्यम से जनता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करती है, ठीक है। सभी नागरिकों की ओर से चुने गए बहुमत को निर्णय लेने का अधिकार होता है, ठीक है ना। अभी मैंने बताया, यह बहुमत भी स्वयं शासन नहीं चला सकता, बहुमत का शासन भी चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से होता है, मैंने अभी बताया। यह आवश्यक हो जाता है क्योंकि आधुनिक लोकतंत्र शासन व्यवस्था में इतने अधिक लोग सम्मिलित होते हैं कि प्रत्येक चर्चा के लिए सभी को साथ बैठाकर समूह रूप में निर्णय ले पाना जो है एक असंभव है। इतने लोग हैं कि कभी चर्चा नहीं हो पाएगी। इसीलिए लोकतंत्र में जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं या जो और अन्य लोग हैं उन्हीं को इनके इसमें मौका दिया जाता है, ठीक है ना। अगर जैसे उदाहरण है, मान लो कि ऐसा संभव हो तब भी प्रत्येक नागरिक के पास प्रत्येक निर्णय में भाग लेने का समय, इच्छा और योग्यता एवं कौशल नहीं होता। ऐसा मान भी लो कि सारी व्यवस्थाएं हो जाए, जगह हो जाए, लोग तैयार भी हो जाएं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति निर्णय लेने, बात करने समय या उसकी इच्छा ही हो कि वो राजनीति में आए, लोकतंत्र में आए या सरकार में जुड़े, समझ रहे हैं ना। इसलिए भी यह संभव नहीं है। इससे हमें लोकतंत्र की न्यूनतम परंतु आवश्यक स्पष्टता मिलती है। यह स्पष्टता लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक सरकार में अंतर करने में भी सहायक होती है। लेकिन एक बात क्या है, हमें एक उत्तम और सामान्य लोकतंत्र के बीच अंतर करने की क्षमता प्राप्त नहीं होती। इसके लिए आवश्यक है कि हम लोकतंत्र को बृहत अर्थ में समझें। बृहत अर्थ में, बहुत व्यापक अर्थ में। क्या है व्यापक अर्थ? विभिन्न स्थितियों में हम लोकतंत्र का प्रयोग करके सरकार से अलग संगठनों के लिए करते हैं। आइए जरा इन बातों पर हम लोग गौर करते हैं या ध्यान देते हैं। हम लोगों का परिवार बहुत हद तक लोकतांत्रिक है। परिवार में शुरू कहाँ से करते हैं? परिवार से शुरू करते हैं। परिवार में जब भी कोई फैसला लिया जाता है तो सभी सदस्य साथ में बैठकर आपसी सहमत से फैसला लेते हैं।
फैसले में मेरे विचारों का भी उतना महत्व होता है जितना कि मेरे पिताजी के विचारों। उदाहरण दे रहा है कि चलिए देश छोड़िए, राज्य छोड़िए, पहले अपने घर से शुरू करते हैं। घरों में भी लोकतंत्र होता है। कोई विपत्ति, कोई कष्ट, कोई त्यौहार, कोई तीज, कोई शादी विवाह या कोई अन्य चीज़ या कोई सामान खरीदना, कोई चीज़ हो तो घरों में क्या होता है, एक चर्चा होती है कि ये काम कैसे किया जाएगा, किस तरीके से किया जाएगा, कितना व्यय लगेगा, ये सारी चर्चाएं होती हैं। और जितने भी उस परिवार या घर के प्रमुख लोग होते हैं उनको बुलाया जाता है, बैठकें होती हैं, चर्चाएं होती हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। मुझे भी शिक्षा जरा भी पसंद नहीं जो कक्षा में छात्रों को बोलने और प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं देते। तो ये बिल्कुल लोकतंत्र के खिलाफ है। चाहे वो देश हो, राज्य हो, कक्षा हो, घर हो, सब में आपको प्रश्न पूछने और उसका जवाब पाने का अधिकार होता है। मैं तो ऐसे शिक्षक पसंद करूंगी जिनकी मानसिक लोकतांत्रिक हो, जिनकी मानसिकता क्या हो, लोकतांत्रिक हो। बिल्कुल तानाशाही नहीं कि आप क्लास में आप ना बोले, उस बच्चे को भी मौका दे। एक नेता और उसके परिवार के सदस्य इस पार्टी के सभी निर्णय लेते हैं। इस स्थिति में क्या वे लोकतंत्र की बात करेंगे? बिल्कुल नहीं। लोकतंत्र में सभी सदस्य, सभी लोगों को अपने मत, अपने विचार रखने का बात होता है। लोकतंत्र शब्द इस प्रकार का उपयोग निर्णय लेने के लिए उसके बुनियादी तरीकों को दर्शाता है। लोकतंत्र में होता ही है ऐसा कि सभी लोग निर्णय लेने, सभी लोग बात करने, सभी लोग तर्क देने के लिए स्वतंत्र है। लोकतांत्रिक निर्णय का अर्थ यह है कि उस निर्णय से प्रभावित होने वाले सभी लोगों के साथ विचार विमर्श करके उसकी स्वीकृति लेना। कोई निर्णय ले रहे हो, जिसके लिए निर्णय बना रहे हो, जिसके लिए अधिकार बना रहे हो, जिसके लिए कानून बना रहे हो, उसकी ही इच्छा नहीं लोगी, उसकी ही बारे में जानकारी नहीं रहेगी, तुम्हें क्या चाहिए, क्या तुम्हें फ़ायदेमंद, क्या नुकसान है, तो फिर कानून या नियम बनाने का क्या मतलब है। किसी भी निर्णय में किसी कमजोर व्यक्ति की स्वीकृति का उतना ही महत्व होना चाहिए कि जितना किसी शक्तिशाली व्यक्ति का। ऐसा नहीं कि धन, बल, शक्ति, लिंग, भेद, जाति के आधार पर किसी का लो। बिल्कुल घर में एक दुर्बल व्यक्ति जो कमजोर है, चाहे पैसे से हो या शारीरिक रूप से, उसका भी उतना ही महत्व है जितना एक शक्तिशाली, चाहे वो धन से हो या बल से हो, दोनों बराबर है। ठीक है ना। यही बात सरकार के ऊपर लागू होती है, यही बात परिवार के ऊपर लागू होती है और यही बात संगठन के ऊपर भी लागू होती है। अतः लोकतंत्र एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रयोग हो सकता है। कभी कभी लोकतंत्र शब्द का प्रयोग किसी मौजूदा सरकार के लिए न होकर कुछ आदर्शों के लिए होता है। उन्हें प्राप्त करने का प्रयास सभी लोकतांत्रिक शासनों को करना आवश्यक होना चाहिए। जैसे इस देश में वास्तविक लोकतंत्र तभी आएगा जब कोई भी भूखे पेट सोने की आवश्यकता न पड़े। बिल्कुल सही है। लोकतंत्र में प्रत्येक नागरिक को निर्णय लेने का समान भूमिका मिलनी चाहिए। बिल्कुल सही है। इसके लिए वोट के समान अधिकार भर की आवश्यकता नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक को इसके लिए सूचना की समान उपलब्धता है। आपके लिए RTI बुनियादी शिक्षा भी है। 5 से 14 साल के लिए शिक्षा मुफ्त है। बुनियादी संगठन, जन संसाधन, ये थोड़ी कमी है। स्वास्थ्य, शिक्षा अभी थोड़ा सा समस्याएं हैं। मजबूत निष्ठा होनी चाहिए। अपने देश, अपने कानून, अपने संविधान में लोगों की निष्ठा होनी चाहिए। यदि हम सब उपयुक्त आदर्शों के पैमाने के आधार पर शासन व्यवस्थाओं को जांचें तो हम पाएंगे कि विश्व में कहीं भी लोकतंत्र नहीं है। अगर सारे लोकतंत्र को सारे मायनों पे खरा उतारना होगा तो वो संभव नहीं है। सारे क्षेत्रों में अगर लोकतंत्र पर हम टेस्ट करेंगे तो सभी क्षेत्रों में कोई खरा नहीं उतरेगा। तो ऐसा पता चलेगा कि कहीं पूरे विश्व में लोकतंत्र है ही नहीं, कहीं ना कहीं जरूर कुछ ना कुछ कमी है। इसके बाद भी आदर्श रूप में लोकतंत्र की हमारी समझदारी हमें बार बार स्मरण कराती है कि क्यों हम लोकतंत्र को इतना महत्व देते हैं। अगर वास्तविक रूप में देखें, प्रयोग के रूप में प्रैक्टिकली देखें तो कहीं भी लोकतंत्र बहुत ज़्यादा सफल नहीं है। लेकिन अगर आदर्श के रूप में देखें, तानाशाही और राजतंत्र के सापेक्ष देखें तो अभी भी लोकतंत्र में बहुत ज़्यादा कुछ है और इसीलिए हम लोग लोकतंत्र को इतना क्या देते हैं, महत्व देते हैं। क्या इसमें हमें मौजूदा लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को जांचने और उसकी कमजोरियों को परखने में सहायता मिलती है। इससे हमें न्यूनतम और काम चलाओ लोकतंत्र और उत्तम लोकतंत्र के बीच अंतर समझने में भी सहायता मिलती है। दोनों तरीके के काम चलाओ, मैंने चल जा रहा है चलने दो। अब हमें केवल इतना स्मरण कर रखना जरूरी है कि लोकतंत्र जीवन के विभिन्न पहलुओं बने प्रत्येक क्षेत्र में प्रासंगिक यानी प्राकृतिक
और लोकतंत्र में विभिन्न रूप ग्रहण कर सकता है, यानी लोकतंत्र के अलग अलग रूप हो सकते हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं बता रहा हूं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लोकतंत्र का महत्व है और जीवन के प्रत्येक रूप में भी इसको ग्रहण किया जा सकता है, केवल सरकार बनाने के लिए ही नहीं। यदि समानता के आधार पर चर्चा और विचार विमर्श के मूल सिद्धांत को माना जाए तो लोकतांत्रिक ढंग से लिया गया निर्णय भी विभिन्न प्रकार का हो सकता है, क्योंकि अलग अलग लोग, अलग अलग विचारधारा, अलग अलग सोच, अलग अलग निर्णय, अलग अलग कार्य। वर्तमान में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का सर्वमान्य रूप है लोगों का स्वयं के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के माध्यम से चुनाव या शासन। सबसे बड़ा क्या है लोकतांत्रिक शासन का यह सर्वमान्य विचार यही कि जनता के द्वारा जो चुने गए प्रतिनिधि हैं उन्हीं के द्वारा शासन किया जाता है। अध्याय 4 में इस विषय में हम लोग विस्तार से रूप से चर्चा करेंगे। चर्चा क्या है, यही कि किस तरीके से हम लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। परंतु जब समुदाय ज़्यादा बड़ा ना हो तब लोकतांत्रिक निर्णय लेने के अन्य तरीके भी अपनाए जाते हैं, यानी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र ना हो तब इसमें अलग तरीके से भी बात की जा सकती है, लेकिन भारत जैसे देश में ये संभव नहीं है। क्या आप लोकतांत्रिक निर्णय लेने के लिए कुछ अन्य तरीकों की कल्पना कर सकते हैं, यानी ऐसा कोई और तरीका है जिसको से हम लोग निर्णय ले सकते हैं? इसका यह अर्थ निकलता है कि किसी भी देश में आदर्श लोकतंत्र नहीं। अभी मैंने बताया कि लोकतंत्र को सभी क्षेत्रों में अगर खरा उतारने की बात करेंगे तो किसी भी क्षेत्र में वो खरा नहीं उतरता। कहीं ना कहीं किसी न किसी क्षेत्र में बहुत सारी कमियां रह जाती हैं, लेकिन बहुत से देश में बहुत सी चीज़ों में अपवाद रहता है, इसलिए इनको हम आदर्श रूप में लोकतंत्र को सही मान लेते हैं। लोकतंत्र की जिन विशेषताओं की चर्चा हमने इस अध्याय में की वे लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र की न्यूनतम सबसे छोटी श्रेणी है। अगर उसको हम उच्च ले जाने की कोशिश करेंगे तो पता चलेगा पूरे विश्व में किसी देश में लोकतंत्र सही मायनों में है ही नहीं है। लेकिन इनसे यह आदर्श लोकतंत्र नहीं बन जाता। मैंने अभी बताया किसी भी आदर्श लोकतंत्र में निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो लोकतांत्रिक होनी चाहिए। एक व्यक्ति तानाशाह की तरह निर्णय नहीं ले सकता। प्रत्येक लोकतंत्र को इस आदर्श को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी स्थिति में एक बार में और एक साथ सभी के लिए प्राप्त नहीं की जा सकती। ऐसा करने के लिए लोकतांत्रिक निर्णय लेने की प्रक्रिया को बचा कर रखने और मजबूत करते रहने की आवश्यकता होती है। नागरिक के रूप में हमारे कार्य भी हमारे देश के लोकतंत्र को अच्छा या खराब बनाने की भूमिका निभाते हैं। यही लोकतंत्र की ताकत है और यही लोकतंत्र की कमजोरी भी है। किसी भी देश का भविष्य शासकों के कामकाज से कहीं नागरिकों के अधिकारों के कामकाज पर निर्भर करता है। किसी भी देश का जो भविष्य है या लोकतंत्र की जो ताकतें हैं वहाँ शख्स की सरकारों के कामकाज में नहीं बल्कि जनता कैसे काम करती है इसमें निहित होता है। यदि लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से यही बातें लोकतंत्र को अन्य शासन व्यवस्थाओं से अलग बनाती। तानाशाही, राजतंत्र या एक दलीय जैसी शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं में सभी नागरिकों को राजनीति में भागीदारी की आवश्यकता नहीं रहती और ना मिलता ही है। असल बात यह है कि अधिकांश गैर लोकतांत्रिक सरकारें चाहती ही नहीं है कि नागरिक जो है वो सक्रिय राजनीति में भाग ले, जबकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी नागरिकों की सक्रिय भागीदारी पर ही निर्भर रहते। यही सबसे खूबसूरती है कि जो एक दलीय व्यवस्था वाले सरकार हैं जैसे चाइना, राजशाही या तानाशाही वाले जो लोग हैं वो लोग चाहते ही नहीं कि जनता सक्रिय ले। जनता जागरूक हो जाएगी तो उनकी सारी दुकानें बंद हो जाएंगी। तो लोकतंत्र में सरकारें चाहती हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग सक्रिय रूप से क्या करें, भाग लें, और यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती इसकी है। ये आपका चैप्टर खत्म होता है। इसके क्वेश्चन आंसर आप लोग करके लाएंगे, ठीक है।